नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। बिहार और बिहारी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बिहार के लोग पिछड़े होते हैं, बिहार के लोग गरीब होते हैं, बिहार विकास नहीं उतना कर पाया जितना और राज्य किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार के राजनीति के बिना हम भारत के राजनीति की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और अभी तो बिहार में चुनाव हो ही रहा है, चल रहा है, और इसके बीच वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं। बिहार के चुनाव में बहुत सारे प्लेयर हैं, जिनके बीच एक नया प्लेयर आ चुके हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। और आज हम लोग विशेष करके उन्हीं पर चर्चा करेंगे, प्रशांत किशोर पर और उनकी पार्टी जन स्वराज पर। तो नमस्कार सचिन जी। आज का सवाल हमारा खास करके प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के प्रणेता हैं उनसे रिलेटेड ही रहेगा। ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। तो आज हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो हैं वो राघोपुर से नामांकन कर चुके हैं, ठीक है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो हो सकता है वो भी नामांकन वहाँ से करेंगे, चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से। लेकिन प्रशांत किशोर जी सीधे तौर पे वो चुनाव लड़ने से ही मना कर दे रहे हैं। तो क्या मैं समझूं, क्या प्रशांत किशोर राघोपुर के सीट से डर गए हैं या कोई उनका एक राजनीतिक चाल है ये भी? देखिए, पिछले 3 वर्षों से प्रशांत किशोर जी बिहार के चुनाव में सक्रिय हैं। बिहार के चुनाव के लिए महागठबंधन एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा कुछ दिन से पहले की और कुछ दिन पहले से प्रयास कर रही है, लेकिन वो यात्रा निकाले हुए हैं 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उनको राजनीति के बारे में बहुत अच्छी समझ है। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ काम किया है, उद्धव ठाकरे के साथ काम किया है, मोदी जी के साथ काम किया है, तेलंगाना में भी काम किया है, बहुत जगह काम किया है। तो उनका अनुभव है, वो कहीं ना कहीं आँक चुके हैं कि मेरी पार्टी का क्या प्रदर्शन होने वाला है। तो वो नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनके लिए बुरा साबित हो। जहाँ तक मुझे लगता है वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि नहीं, इस बार देखते हैं क्या होता है। और वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। साथ ही अगर मैं या तो अर्श पे रहूँगा या तो फर्श पे रहूँगा, या तो मुझे जो जादुई आंकड़ा है 122 का वो आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, या मैं सिमट जाऊँगा 20-30 सीट पे। लेकिन अगर मैं 20-30 पे सिमट जाऊँगा तो मैं फिर से शुरुआत करूँगा। मैं अपने विधायकों को कह दूँगा कि जाइए आप किसी पार्टी में जो अच्छा लगता है आप उसको में मिल जाइए। तो इस प्रकार से उनको कहीं ना कहीं लगा है अभी तक आकलन। जैसे बंगाल चुनाव में आपको याद हो, ममता बनर्जी जी के साथ जो चुनाव हुई थी बीजेपी की, उसमें बोल दिए थे कि अगर बीजेपी 3 डिजिट में पहुंच गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और सही में वहाँ पे बीजेपी 3 डिजिट तक नहीं पहुंच पाई थी। तो कहीं ना कहीं वो आकलन कर चुके होंगे, उनको बेहतर स्ट्रेटेजी मालूम होता है कि चुनाव में कैसा किया जाता है, कैसा होता है, लोगों पे उसका कैसा प्रभाव दिखता है, किस प्रकार समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में लगा होगा, इसलिए अपने पैर उन्होंने वापस खींच लिया। बिहार की राजनीति में जन स्वराज के प्रणेता जो प्रशांत किशोर हैं, क्या इनका रोल अहम हो गया है? क्योंकि प्रशांत किशोर जिन मुद्दों पे बात करते हैं कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो शिक्षा का विकास करेंगे, रोजगार देंगे, युवाओं का रोजगार देंगे, महिलाओं का विकास करेंगे, वृद्धों का पेंशन जो है 400 मिलता था, अभी 1000 हो गया है, लेकिन और वो बढ़ाएंगे, इस तरह के वादे करते हैं। पलायन को रोकेंगे। तो अन्य पार्टियां महागठबंधन की हो चाहे एनडीए की, वो लोग भी धीरे धीरे इनके मुद्दों पर बातें अब कर रही हैं। तो क्या उनका असर बिहार के चुनाव में दिख रहा है? निश्चित तौर पे सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना जनाधार बनाने के लिए काफ़ी समय के लिए आधार बनाना पड़ता है। अभी जो प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसको इनिशियल स्टेज में ही देख रहे हैं और उसमें वो बुनियादी बातों को सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपने बोला शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन सब मुद्दों को इसलिए वो लेके आ रहे हैं कि ये हर एक चुनाव नहीं, हर एक व्यक्ति का एक बेसिक चीज़ होता है। अगर इस मुद्दे पर रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारी बात हो रही है, और ये अभी नहीं, हर चुनाव में होनी चाहिए। कभी कभी मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के समय, वो बात अलग है। लेकिन इस बार उन्होंने प्रयास किया कि इस मुद्दे को भी जनता के बीच में रखा जाए, ताकि जब जनता वोट करने जाए तो उनके मन में ये बात रहे कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि शिक्षा, रोजगार, पलायन, महिलाओं के बारे में सोचना और
बहुत सी सारे चीज़ की परिवारवाद, वंशवाद, इन सब चीज़ों से समाज की दूरी बनाना, ये सब पे हम काम करेंगे, ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक टाइटल सेट किया है 2025 विधानसभा चुनाव के लिए कि इन पार्टियों को इन सब चीज़ों से दूर नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कर ले, इन सब बातों की बात करना ही पड़ेगा, और जब जब बात होगी तब तब लोगों को कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा कि जी बीजेपी ऐसा बोल रही है, जदयू ऐसा बोल रही है, आरजेडी ऐसा बोल रही है, हाँ प्रशांत किशोर भी ऐसा बोल लेते हैं। इस तरह से क्या होगा कि पब्लिक में, आम जनता में, वोटरों में एक तरह से संदेश जाएगा कि किसका बात सही है, किसकी बात पे गौर किया जाए और किसके साथ चला जाए। कहीं ना कहीं हो सके वोट के रूप में तब्दील ना हो, लेकिन सोच के रूप में ज़रूर तब्दील कर देंगे प्रशांत किशोर। एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे पर ऐसा आरोप लगा रही है कि जन स्वराज जो है बी टीम के रूप में काम कर रही है, तो आप कहाँ तक ये संभव है, सही है, थोड़ा बताइए। हाँ, जहाँ तक रहा बात, आपने जो प्रश्न पूछा है, अभी फ़िलहाल मीडिया हाउस में चुनावी सरगर्मी के इस मौसम में सभी और यही बात चल रही है कि जनसुराज बी टीम है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने 243 सीट पर काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके एक एक उम्मीदवार को चुना है। अब वो चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेंगे ये वो अलग बात है, लेकिन उनकी तैयारी पहले से थी। सबसे पहले उन्हीं ने ताल ठोका था कि नहीं, मैं 243 सीट पे चुनाव लड़ूंगा। और जहाँ तक रही बात जातीय समीकरण की, उस आधार पे लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन अगर धार्मिक रूप से सोचा जाए तो कहीं ना कहीं इसका असर आरजेडी पे पड़ेगा। मैंने दो महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, इस पर गौर करने वाली बात है कि जातीय समीकरण में एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी और धार्मिक तौर पे, धार्मिक सोच के आधार पे ये आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये सीट में कितना तब्दील कर पाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इनके वजह से कई उम्मीदवारों का भविष्य बदलने वाला है। हर जगह जहाँ भी चुनाव होगा, तीसरे नंबर पे आप बढ़िया से देख पाएंगे कि वहाँ जनसुराज ही रहेगी, क्योंकि उनके सारे कैंडिडेट अपने मैदानी क्षेत्र में अभी से नहीं 10 दिन से लगातार लगे हुए हैं, कड़ी मशक्क़त मेहनत कर रहे हैं। और महागठबंधन एनडीए में कुछ तो आज ही सीट क्लियर हुई है, महागठबंधन की तो कुछ सीट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो वहाँ पे काफ़ी रोचक हो जाएगा मुकाबला, और देखने को मिलेगा कि जनसुराज जो है अपना काफ़ी कीमती छाप छोड़ेगी। और ये ए टीम बी टीम जो है, ये एक प्रकार से राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाती है कि डैमेज कंट्रोल हो, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि ये भाई, ये जो खड़ी है ये एनडीए की बी टीम है, आप इसको वोट कीजिएगा तो इनडायरेक्टली हमको फ़ायदा होगा, आप इनको वोट कीजिए तो इनडायरेक्टली हमको फ़ायदा होगा, और जो मेरे वोटर हैं तो हमें मुझे वोट तो देंगे ही। इसलिए स्ट्रेटेजी रहती है, इसमें बहुत बड़ा कोई बात नहीं है। जनसुराज जो है न्यूट्रल है। दोनों पार्टियां दोनों जो गठबंधन है, उनकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। इनकी राय बिल्कुल अलग है, इनका सोच बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की बी टीम है। हाँ, प्रतिस्पर्धा है, अपोनेंट है, अपोनेंट के रूप में ही लेना चाहिए। ये जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, उनका तो ये भी कहना है कि आप लोग इस बार का जो चुनाव है, जात पात से उठ करके, धर्म जात से सब उठिए और अपने बच्चों के लिए मतदान कीजिए। आपके बच्चों की शिक्षा के सुधार के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए इस मुद्दे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसका भी प्रभाव क्या चुनाव में पड़ने वाला है? देखिए, ये चुनाव भी एक प्रकार का एग्ज़ाम है। देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कौन सा होता है? प्रधानमंत्री को चुनना। जब उसके लिए इनको हायर किया गया होगा तो इनके पास कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी, कहीं ना कहीं इनके पास ये तार्किक क्षमता है कि किस तरह से किसी को रिझाया जाए, समझाया जाए, अपनी बातों को मनवाया जाए। तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे डालने चाहिए ताकि जो लोगों के दिमाग पे रहे। जैसे कि हम लोगों ने 2014 में पहली बार सुना था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी, एक तरह से फ्रीक्वेंटली जुबान पे बैठ गई। उसी तरह से इस बार भी उन्होंने प्रयोग किया है कि इस बार अपने नहीं, अपने बच्चों को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए वोट कीजिए, ताकि आने वाले दिन में आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो अब अपने बच्चों को
दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुड़गांव काम के लिए भेजिए। अगर आप बढ़िया सरकार नहीं चुनेंगे तो रोज़गार का अभाव रहेगा, सड़क, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब नदारद रहेंगे। इसलिए आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी वोट कीजिए, ताकि इस मैसेज को लोग सोचे समझे और फिर जाके फैसला लें, और कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि कहीं ना कहीं वो जो कह रहे हैं अगर 1% भी सच्चाई है तो मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा था, आपको जैसा कि याद हो, कि क्यों नहीं लालू जी किसी और यादव को बना दे रहे हैं, अपने ही बेटे को क्यों बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने गया गया है, मैसेज देने का कोशिश किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपना संतान ही सबसे बड़ा होता है। इसलिए सबसे बड़ा काम क्या है कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। जात के लिए भी मत कीजिए, पात के लिए भी मत कीजिए, धर्म के लिए मत कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। काफ़ी अच्छा मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया है। और देखिए, ये एग्ज़ाम है, इसमें आप कैसा आंसर दे रहे हैं, एग्ज़ामिनर किस पे खुश हो रहा है, क्योंकि जितने भी वोटर है वो एग्ज़ामिनर है। अब वो वोटर कितने मार्क्स देंगे, किस बात को पकड़ेंगे, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। एक तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर इस बार बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों को और बिहार के मतदाताओं को, सबको एक तरह से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपको वोट किस मुद्दे पर करना है और किस मुद्दे पर नहीं करना है। और राजनीतिक पार्टियों को भी एक आईना दिखा रहे हैं कि आप किस मुद्दे पर अपना वोट मांगिए, ऐसा उनको एक आईना दे रहे हैं। इसके बीच लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि विशेष रूप से एक बात बताइए कि प्रशांत किशोर जो हैं किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन मैं का आंसर देना चाहूँगा कि किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे और सबसे कम किसको नुकसान पहुँचाएंगे, दोनों का आंसर दे देता हूँ। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एनडीए में सबसे ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाएंगे जदयू को। वो किसी भी इंटरव्यू में चिराग पासवान के बारे में पूछा गया प्रशांत किशोर से, तो वो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, उन पे उन्होंने कोई भी कड़ा प्रहार नहीं किया है। और जहाँ तक बात रही उपेंद्र कुशवाहा की और हम पार्टी की, तो वो ऐसे सीटों से लड़ रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा उनको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो उनकी अपनी परंपरागत सीट है, 4 सीट है, वहाँ गया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है जदयू को इस बार, क्योंकि जदयू 20 साल से सरकार में भी है, लोग में भी है, और सब लोगों का यही सोचना है कि ये नीतीश कुमार का लगभग अंतिम चुनाव है। तो इसलिए विकल्प के रूप में जनसुराज पे ट्राई कर सकती है, कुछ जनसुराज को भी तरफ रुझान जा सकता है। और हाँ, जहाँ तक बात रही सबसे कम नुकसान की, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एज मिलेगा बीजेपी को, और उसी का समकक्ष आरजेडी भी रहेगी। दोनों को लगभग कम से कम नुकसान होगा, लेकिन हाँ, उसमें भी बोलेगा सबसे कम किसका होगा, तो बीजेपी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जनसुराज के बारे में बात किए और आप हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किए। इसी बीच मैं दर्शकों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि आपकी राय रखने का उद्देश्य यह है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय ज़रूर दें। किसी भी मुद्दा पर अगर आपको जो भी लग रहा हो अपने तरफ से राय दें, हम लोग उसका समाधान जरूर करेंगे। कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या कुछ भी हो, पूछिए। धन्यवाद।